अगर आंकड़े देखें 20 महीने का नीतीश और आरजेडी का और उसके बाद 5 साल में नीतीश और बीजेपी का, उसको मंथली एवरेज निकालते हैं तो जो क्राइम रेट अभी जो थी वो ज़्यादा थी वो 20 महीने की नीतीश और आरजेडी गवर्नमेंट में। तो इस पर आपको क्या कहना है? जब हम जंगल राज की बात करें, इसका मतलब क्या है? पुलिस में एफआईआर कहीं से पूछ के लिखा जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी बड़े बड़े पॉलिटिकल माफिया लोगों के खिलाफ, इसका मतलब है। बाकी तो क्राइम तो इंसानियत के तकाजे पर होता ही रहता है, फिर भी मैं उसको जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ। और कमजोरी थी नीतीश बाबू को देखना चाहिए था, जो मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री थे, जिनके अंदर सीधे पुलिस थी। लेकिन ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि खौफ का राज था। आंकड़े की बात चल रही, मैं भी एक आंकड़ा जोड़ दूं। अगर आप देखें तो अगले साल भारत दुनिया का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ लोग। भविष्य यानी जो बच्चे हैं वो उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 25 साल के कम की आबादी वाली 50% आबादी है। बिहार की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो 2,48,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। रविशंकर जी, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बड़ा मुद्दा बन पाती चुनावों में? देखिए, पहली बात में आपने एक ऐसा सेंसिटिव सवाल उठाया है जो मेरे दिल पर बहुत घाव करता है। ये मैं पार्टी के अंदर भी कहता था। मेरी पत्नी स्वयं एक प्रोफेसर रही हैं पटना यूनिवर्सिटी में, लोकप्रिय शिक्षिका रही हैं। ये सवाल मुझसे भी पूछती थी। ये विभाग हम लोग के पास नहीं था, लेकिन हम लोग साथ में थे। आज हम बिहार में एनआईटी ले आए, बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आए, बिहार में गया में आईआईएम ले आए। मैंने आईटी विभाग की तरफ से, चाहे आईआईटी पटना में काम हो या एनआईटी पटना में काम हो, बहुत। और आज मैं बता दूं, आज आपके चैनल मुझे गर्व से कहना पड़ेगा, आईआईटी पटना आज साइंटिफिक इन्वेंशन, वॉइस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मदद किया। लेकिन अगर 2000 से अधिक पद नहीं खाली रहेंगे शिक्षक के, यूनिवर्सिटी के, तो ये पीड़ादायक है ना। रविशंकर जी, आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। 20 साल 2,48,000 रिक्त स्थान, आप सिर्फ पीड़ा कहेंगे इसको? नहीं, 2 चीज। स्कूल के टीचर्स में काफी लिटिगेशन हुआ, सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। और दिबांग बाबू, ये भी सच्चाई मैं आपको बता दूं, 20 साल में कभी शिक्षा विभाग भाजपा को नहीं मिला। तो अब नेताओं वाली बात होगी। नेता ही सच्चाई है। देखिए प्लीज, अलायंस की कुछ सीमाएं होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। आपने अभी जो ब्यौरा दिया उसके हिसाब से जंगल राज में जो स्थिति थी, सुशासन में भी लगभग वही स्थिति थी, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। इसके बावजूद आप लोग इतने लंबे समय तक सरकार में रहे, जब कोई बदलाव नहीं हुआ बड़ा, तो उस सरकार में रहने का, उस सरकार को बनाकर रखने का औचित्य क्या था? देखिए, फिर मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा। एक बार जरा 2005 के पहले के बिहार का डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते, ब्लॉक की हालत देखते। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। शिक्षा स्वास्थ्य में तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पीएमसीएच का एशिया का बिगेस्ट बन रहा है। एम्स पटना में हम लोगों ने शुरू करवा दिया। आईजीएमएस अच्छा शुरू हो गया है, कैंसर का भी वहाँ एक्सपर्टीज बन गई है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बात सही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जितना शिक्षा को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, उसमें कमी रही है। बिल्कुल, मैं स्वीकारूंगा इस बात। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास पिछले साल से, दशकों से आप लोगों के पास है। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और आप पीएमसीएच में जा सकते हैं? बिहार का कोई ऐसा, पटना में कोई हॉस्पिटल है जहां पर पटना का कोई आदमी, गरीब आदमी जा सकता है? योर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, ये कंप्लीटली फेल्ड ऑन योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें बीजेपी के मंत्री थे, बहुचर्चित मंत्री हैं। आज आप इसके बारे में बोल सकते हैं, कल तक आपने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, मैं आपको जवाब, उसका अच्छा जवाब में दिया। मैं इसके प्लस पॉइंट भी कहूँगा, माइनस पॉइंट भी कहूँगा। प्लस पॉइंट में बिहार का कोरोना में जो मैनेजमेंट था, वो देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा रहा। इतना बड़ा त्रासदी थी। आज बिहार में नवीन बाबू एम्स चल रहा है ना, और एम्स में काफ़ी लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। पटना में आईजीएमएस काफ़ी विस्तार हुआ है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पीएमसीएच में जितनी बड़ी, लगभग 30,000 करोड़ प्लस से जो बन रही है योजना, आप जाके देखिए
उसमें समय लगेगा कि हाई क्वालिटी बन रहा है। लेकिन हाँ, ये मैं स्वीकारूंगा नवीन बाबू, हम दोनों बिहार के हैं, कि हेल्थ केयर में जितना और अधिक करने की ज़रूरत थी, आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इम्प्रूवमेंट हुआ है जो पहले कुछ नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है, डॉक्टर वहाँ पहुँचते नहीं हैं। ये मैं स्वयं देख कर आया हूँ, मोतिहारी में देख कर आया हूँ। अच्छा, मोतिहारी पहुंच गए थे आप? जी। होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे थे, वारंटी खुलेआम घूम रहे थे। नीतीश बाबू के पास शिक्षा मंत्रालय था, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, नए कॉलेज नहीं जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि आप मोबाइल फैक्ट्री ले जाना चाहते थे लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इतने ही बुरे हैं नीतीश, तो क्या आज आप ये कह सकते हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी अकेले जाएगी, नीतीश का साथ नहीं लेगी? देखिए, पहली मैं बात कह दूं, अगर वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अंदर में तो हम कहते थे ना, ऐसी बात नहीं, हम लोग की बातचीत तो होती थी ना। लेकिन संकेत सामने आ जाता था कि अब ज़मीन को ज़्यादा चाहिए, बाकी चाहिए, तो उसकी जो समस्या होती है वो मैं आपसे संकेत में मैंने कह दिया। मैंने आगे के बारे में साफ कह दिया कि मुझे नहीं लगता है नीतीश जी भाजपा में कोई संबंध बनेंगे ना। अगर आप 2024 की बात करें, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो एक आम बिहारी मतदाता के लिए एक बिहारी को प्रधानमंत्री चुनना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनना? आप शायद बिहार के लोगों की अंडरस्टैंडिंग को कम करके आंक रहे हैं। बिहार के लोग बहुत अनुभवी हैं। ये बाबू राजेंद्र प्रसाद का बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार है, ये बाबू कुंवर सिंह का भी बिहार है। समझे आप? हाँ, और मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आप समझिए। अब वो देवेगौड़ा और गुजराल की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। स्थायित्व हो, गुड गवर्नेंस हो, गुड डिलीवरी हो। और नीतीश कुमार किस बैसाखी पर खड़े रहेंगे, उसमें कब गिर जाएंगे। लेकिन ये सवाल तो बड़ा काल्पनिक है दिबांग बाबू। अभी 24 में बहुत देरी है ना, अभी तो 22 का अगस्त चल रहा है। 22 से 23 में क्या होता है देखा जाएगा। और एक मैं आपसे बात मान लूँ, मतलब क्या हो सकता है? नहीं पर मेरी बात तो, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं कि अपनी बात कर रहे हैं? जिन्हें उस महागठबंधन के इतने गांठ पड़ने की संभावना है, इसमें इतने गड्ढे आने वाले हैं कि अब क्या कहा जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात हिंदुस्तान की राजनीति के छात्र के रूप में पूछना चाहता हूँ। हम लोग की बम्पर जीत होगी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में, बहुत जीतेंगे, मैं पूरा विश्वास है, मैं अपने प्रदेश को जानता हूँ। लेकिन एक मिनट में मान लीजिए नीतीश बाबू कितना सीट आएगी, मैं आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी कम सीट पर आकर के आप प्रधानमंत्री का दावेदारी करेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये भी तो सवाल है ना, देखा जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कोर कमेटी की बैठक हुई, आपने कहा कि हम 35 सीट जीतना चाहते हैं 40 में से। अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो आपकी पार्टी को करीब 23-24%, आरजेडी की बात करें 20%, नीतीश कुमार 15%, कांग्रेस 7%, एलजेपी 6%, लेफ्ट पार्टीज 4%। अगर आंकड़े को जोड़ें तो इसमें तो कैसे आप जोड़ेंगे फिर 35 सीट? कहाँ से आ रही हैं वो 35 सीट, कैसे आ रही हैं? 2-3 जवाब सुन लीजिए आप। पहली बात है कि आपने जो बीजेपी की सीट वोट परसेंट में जोड़ा, नीतीश जी का वोट भी हमारा वोट है। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने सम्मिलित रूप से प्रयास किया था और 43 वो आए तो क्यों आए। मैं तो फिर कहूँगा 2020 का चुनाव हम लोग जीते जब मोदी जी सेकेंड फेज से कस के बिहार में कूदे। याद होगा जंगल राज के 2 युवराज अभी आए थे बिहार में प्रचार देखने, मुझे याद है, विधानसभा के चुनाव में। और मोदी जी ने अब कस के तो फिर सेकेंड फेज में हम लोग पिकअप किए, 3rd, 4th, 5th हम लोग स्वीप कर गए। बीजेपी का आप बिहार में कितना वोट मान रहे हैं फिर? अब ये सब तो बैठिए ना, कैंपेन पिकअप करने दीजिए ना, लड़ाई होने दीजिए ना। आपको तो सब याद हम तो सड़क पे उतरने जा रहे हैं ना, आपको तो सब याद और हो सकता है हम स्वीप कर जाएं पूरा, ये भी देखिएगा। अभी हम आप है ना, चलिए बात करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी से जिन लोगों ने कंटेस्ट किया वो आपके पार्टी से गए और आपके पार्टी के कैडर उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे वोट ट्रांसफर में। तो आपने चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार को वीक नहीं किया? देखिए, मेरा इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। चिराग पासवान का कहना है कि इन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, मैं भी एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, इनसे मिलने के लिए हमको समय मांगना पड़ता था। अब जहाँ तक लड़ने की बात है तो बहुत से भाजपा की सीट पर जदयू के लोग खड़े हुए थे, तो कई कारण हैं। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उसी समय कहते
कि प्रधानमंत्री जी मुझे माफ़ करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत थी? आप अभी कह रहे थे कि चूंकि जो उनकी सीटें हैं वो भी आपकी सीटें हैं, यही बात तो वो भी क्लेम कर रहे हैं कि जो आपकी सीटें हैं दरअसल वो उनकी सीटें हैं। अब देखिए, ऐसा है कि फिर हमारे उनके रिश्ते नए हैं क्या? उनके कौन क्या क्लेम कर रहे हैं? मैं आज यहाँ बैठने के लिए जवाब देने नहीं बैठा हूँ, वो मेरा स्तर नहीं है। हमारे बड़े वसूल पर बात जरूर करूँगा, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के तो बहुत से लोग शुरू से थे कि तोड़ के निकला जाए, उनके दूसरे उद्देश्य हो सकते हैं। जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है अभी, अगर आप देखें तो उसमें 17 अति पिछड़ा और पिछड़ा हैं, 7 सवर्ण हैं, एक तो ब्राह्मण अपने मित्र हैं, संजय झा भी उसमें शामिल हैं, 5 मुसलमान हैं। ये जो A to Z की बात हो रही है, क्या उसकी झलक आपको इसमें दिखाई दे रही है? नहीं, हमको लगता है कि जिस अति पिछड़ा पर इतना क्लेम करते हैं नीतीश कुमार, हमारे यहाँ रेणु देवी नोनिया थी, वो डिप्टी सीएम थी, किस अति पिछड़ा को महत्वपूर्ण स्थान मिला है मुझे बताइए तो आप। नीतीश कुमार का बेस है, हाँ? किस कुशवाहा को बड़ा स्थान मिला है? क्योंकि मैं नॉर्मली कास्ट पर इस तरह से बात नहीं करता हूँ पब्लिकली, तो उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। हाँ, तेजस्वी जी ने पूरा अपना MY कंबाइन को बड़ा बोल्डली दिखाया है, और जैसा भी होगा, जो भी होगा, कितना भी दागी होगा, हमारा MY खुट्टा ठाक के रहेगा, उन्हें दिखा दिया। बिहार में रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अभी आपने देखा कि 15 अगस्त के भाषण में नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। ये बात वो पहले भी कह सकते थे, लेकिन अभी ये बात कही है, तो ये रोजगार कहाँ से आएंगे? देखिए, इसका जवाब तो प्रदीप सौरभ जी आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन इस 20 लाख का भी एक संदर्भ है, क्योंकि तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, तो बनते हमारी पार्टी ने पूछ दिया, तब वो सवाल नीतीश कुमार के पास गया, तो उन्होंने कहा 10 क्या, हम 20 लाख देंगे। नौकरी देने के लिए पूंजी निवेश जरूरी है, नौकरी देने के लिए प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, नौकरी देने के लिए IT का एक्सपेंशन जरूरी है। IT में सबसे अधिक नौकरी मिल रही है, ये करना पड़ेगा, वहाँ करने में कठिनाई रही है, इससे अधिक और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। रविशंकर जी, हमारा जो अगला दौर है वो रैपिड फायर है। अरे भाई, इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, आपके पास तीसरा ऑप्शन है पास। शुरू करें। आप क्या चाहेंगे निजी तौर पर, बिहार का मुख्यमंत्री बनना या केंद्र में मंत्री? पास। पास। आपकी पसंद हो तो बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होना चाहिए, सुशील मोदी या नंद किशोर यादव? ये निर्णय की हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, नेताओं की प्रक्रिया है। अध्यक्ष हों, माननीय गृह मंत्री हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, तो जो उनका विवेक है वो विवेक मेरे ऊपर लाद रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। पास। बस नेक्स्ट में आइए ना, आपके सवाल को सब पास ही करना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ। बिहार की राजनीति में सफलता के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, विकास या जातिगत समीकरण? देखिए, जाति एक हकीकत है, लेकिन 2022 की दुनिया या 14 के बाद की दुनिया में नरेंद्र मोदी ने देश में जो आशा जगाई है, अब लोग विकास खोजते हैं और विकास जमीन पर देखते हैं। 2024 में मोदी जी को ज़्यादा अच्छी चुनौती कौन दे पाएंगे, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? ये आप पास नहीं कर पाएंगे। हम पास नहीं करेंगे, लेकिन आपके इस उत्तर में मुझे कठिनाई लग रही है। कौन होगा उसमें से? कहीं ऐसा हो जाए कि यशवंत सिन्हा की तरह सेलेक्ट कर लिया, बाद में हमसे पहले क्यों नहीं कहा, क्या सहज हो गए? तो ये चीज़ें, और वहाँ अंतर्विरोध इतना है, कोई बंगाल के कारण आने की कोशिश कर रहा है, कोई हैदराबाद से आने की कोशिश कर रहा है, आजकल चेन्नई से भी हवा कुछ प्रधानमंत्री स्वर की आती रहती है। तो बिहार में तो हमारे नीतीश बाबू आ ही गए मैदान में, वो चाहत तो वही है। तो कौन मैदान में होगा इसके बाद ना कुछ बोल पाएंगे। जो भी हो, नरेंद्र मोदी जीतेंगे, क्योंकि बहुत विनम्रता से दिबांग बाबू कोई वैकेंसी नहीं है। आपने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, मैं देखता हूं आप इसको किस तरीके से पास करेंगे। बेहतर कौन रहे, वाजपेयी जी या मोदी जी? ये सवाल ऐसा है जो सवाल बहुत गलत फ्रेम्ड है। मैं पास नहीं करूंगा, जवाब दूंगा इसका।
अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग के अभिभावक थे, हम लोग उनकी गोद में खेले, देखा है कितनी मेहनत की है। तो एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री आए, तो जब उन्होंने भारत को एक नया सम्मान दिया, चाहे वो एटॉमिक बम हो या फिर आपके कारगिल का युद्ध हो या रिफॉर्म शुरुआत हो या नेशनल हाईवे प्रोग्राम हो, उन्होंने भारत और देश ने बड़ा अन्याय किया 2004 में, अटल जी को एक टर्म देना चाहिए था। चलिए वो अतीत हुआ, तो ये अटल जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आते हैं तो मैं इनके बारे में कह दूं कि 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो डेवलपमेंट के रग-रग को पहचानते हैं, और जितना वो डिटेल जाते हैं और जो वो दिखाते हैं, और ख़ास कर करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो टफ स्टैंड लिया, उनको सैल्यूट करने का मन होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो इसलिए दोनों की तुलना आप कर रहे हैं, तो एक अभिभावक है ना, और उन्होंने देश को सम्मान दिया, और मोदी जी ने भारत को दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनाई। ये वही मैं कह रहा था कि आप इसको पास करेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता था आप किस तरीके से पास करेंगे इस सवाल को। रविशंकर जी, आपसे सभी ज़रूरी सवाल हुए, कुछ आपने उत्तर दिए, कुछ आपने हंस के टाल दिए। जो पास करने लायक है उसी को पास करता हूँ, जान लीजिए आप। बाकी मैं कोई जवाब से पीछे नहीं हटता हूँ, जान लीजिए आप। आपने कुछ उत्तर दिए, कुछ हंस के टाल दिए, लेकिन आक्रामक आप उतने नहीं थे जितने आज पहले आप हुआ करते थे। बहुत दिन के बाद दिबांग बाबू से मिलना हुआ, तो आज थोड़ी हंसी मजाक भी चला, और इतने मित्र बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।